देश में कोरोना एक बार फिर आफत बन चुका है। कोरोना के मामलों की बात की जाए तो देश भर में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। क्या ये कोरोना का पीक है या फिर मामले भी और आगे तेजी से बढ़ेंगे? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रवीण भाटिया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार जी। सर, कोरोना एक बार फिर आफत बनकर आ गया है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ तरुण जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोरोना की जो संख्या आप देखते हैं रोजमर्रा के बेसिस पे, तो संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि भी केसेस और बढ़ेंगे। अगर हम कुछ इतिहास से सीखते हैं तो पहले जो कुछ दिनों में कुछ हमने देखा है यूएसए में और यूके में, हालांकि वहां की पॉपुलेशन इंडिया से कम है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस यूएसए में रोज के 16 लाख केसेस पर डे आ रहे थे और यूके में भी रोज के तकरीबन कुछ कुछ कंट्रीज में 4 से 5 लाख केसेस पर डे आए हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन उससे ज्यादा है। जब बीमारी और फैलेगी और आगे बढ़ेगी तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि अभी केसेस और बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी अभी। सर, इसे कोरोना का पीक समझा जाए या पीक आना भी बाकी है? इसका मैं यही बोलूंगा कि पीक आना अभी बाकी है। जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं ऐसा लगता नहीं है कि ये पीक है, लेकिन अगर समय रहते हुए प्रॉपर प्रिकॉशंस ली जाएं, पूरा ध्यान रखा जाए, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस आ रहे हैं, हर स्टेट को गवर्नमेंट के डिसीजंस को फॉलो करें और एसएमएस का ध्यान रखें। एसएमएस मैं इसलिए कह रहा हूं, एस मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग, एम मीन्स मास्क और एस अगेन मीन्स सैनिटेशन। हम अपने हाथ को बार बार धोएं, सैनिटेशन का इस्तेमाल करें और एक नया वर्ड इसमें और ऐड कर दिया गया है, बी फॉर वैक्सीनेशन, ताकि प्रॉपर जो गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस हैं, जो एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, वो अगर वैक्सीन लगाए तो इस बीमारी को अभी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, पीक को हम अवॉइड कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की आपने बात की, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है दोनों डोज, तब भी कोरोना पे काबू नहीं पाया जा रहा, कोरोना हो रहा है उन लोगों को भी। जी, जो ओमिक्रॉन बेसिकली एक वायरस जो है, इसका जब स्ट्रक्चर स्टडी की गई ओमिक्रॉन के बारे में, तो ये मालूम हुआ कि ये वायरस पे इम्यून सिस्टम बॉडी का काम नहीं कर रहा है, इम्यून सिस्टम को ये एस्केप कर रहा है बेसिकली। और इसीलिए जिन लोगों ने 2 डोज वैक्सीन के लगाए भी हैं उन पर भी ओमिक्रॉन वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन के बारे में एक विशेष और अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में कहावत ओमिक्रॉन के बारे में कि इट लिक्स द थ्रोट बट नेवर अटैक्स द लंग्स, यानी कि थ्रोट पे अटैक करता है, नोज पे अटैक करता है, लेकिन फेफड़ों पे अटैक नहीं करता है। हालांकि आपने वैक्सीन की बात करी है, तो क्योंकि वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उस पर भी ओमिक्रॉन का असर हो रहा है, इन्फेक्शन आ रहा है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने एक डिसीजन लिया है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी डिपार्टमेंट, जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, उनके लिए बूस्टर डोज की व्यवस्था की गई है। बूस्टर डोज मतलब कि जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स की तरह है, जो हमारे जवान लड़ते हैं, जो फौजी लड़ते हैं, अगर उनकी जैकेट्स बुलेट प्रूफ नहीं होंगी तो ज्यादा संख्या में मोर्टेलिटी होगी। तो जो लोग डायरेक्ट फेस कर रहे हैं वायरस को या बीमारी को कम करने में मदद कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स है, पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी है, या और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका बूस्टर डोज लगाने का डिसीजन लिया गया। इस डिसीजन की मैं तारीफ करूंगा, अच्छा डिसीजन लिया गया सरकार द्वारा। आपने बूस्टर डोज की बात की, अभी 60 साल प्लस के लोगों को या फिर फ्रंट लाइन वर्कर को लगाई जा रही है, लेकिन क्या इफेक्टिव है कि अगर आपने बूस्टर डोज लगवा ली तो ओमिक्रॉन या कोरोना का वायरस आपको नहीं छेड़ सकता या नहीं तंग कर सकता? क्या ये कोई प्रमाण है? 2 साल से हम एक चीज को देख रहे हैं कि जो वायरस बेसिकली कोरोना वायरस, स्पेशली ये वाला जो आया है, बहुत सी स्टडीज हो रही हैं, स्टिल मेडिकल साइंस को इस वायरस के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है हमारे पास कि इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो करें। कुछ ऐसा देखा गया कि जिन लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इन्फेक्शन रेट कम है। बेसिकली हम लोग साइंटिफिक बेस्ड, प्रूफ बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं मेडिकल कम्युनिटी में, तो ऐसा देखा गया है जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलती है और बीमारी होने की संभावना कम रहती है। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पहली तो यही बनती है कि हम अपने आप को इन्फेक्शन होने न दें, हम वो हर तरीका इस्तेमाल करें ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। जैसे मैंने कहा है, एसएमएस की बात करी है,
उसके अलावा हमें 3C का ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी है, दिमाग में बिठा लेना है 3C को। क्राउडिंग नहीं करनी है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, और कंजेस्टेड प्लेसेस पे हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है, अवॉइड करना है। और क्लोज स्पेसेस, स्पेशली जो क्लोज स्पेस है जहां पे एयर कंडीशन चल रहा है, कमरा बंद है, उस जगह में हमें अवॉइड करना है, बैठना नहीं है इकट्ठे एक साथ। इसी कारण को रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि थिएटर्स बंद कर दिए गए हैं, बार्स बंद कर दिए गए हैं, तो क्योंकि ये सब जगह होती है, स्थान है, ये सब क्लोज स्पेसेस होते हैं, सेंट्रली एयर कंडीशन स्पेसेस होते हैं, यहाँ पे बीमारी और फैलती है। सरकार तो कुछ लॉकडाउन लगा ही रही है, लेकिन हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि लॉकडाउन सरकार के अलावा हमें अपने ऊपर भी लगाना है, अपने परिवार पर भी लगाना है, और इन्फेक्शन हमें अवॉइड करना है कि हमें इन्फेक्शन ना हो कम्युनिटी के लिए। अगर इन्फेक्शन हो भी गया है तो एक हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इन्फेक्शन को आगे और ना फैलाएं। आइसोलेट करना है अपने आप को और डिक्लेयर करना है कि यस मैं पॉजिटिव हो गया हूं, और जो इंसान मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना ध्यान रखें, और जरूरत पड़े पे अगर सिम्टोमेटिक हैं, जो आईसीएमआर के रिकमेंडेशन आई हैं अभी 2 दिन पहले आई हैं, वो ये कहते हैं कि जो कंटेक्ट में आए हर कंटेक्ट का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पर जो सिम्टोमेटिक है, जिनको बुखार है, जुकाम है, उनको टेस्ट करवाने की आवश्यकता है। तो सर, क्योंकि बुखार और जुकाम का एक तरह से कहें ये वायरल भी चल रहा है, क्या हर जुकाम या बुखार वाला व्यक्ति को कोरोना टेस्ट कराना चाहिए? आप क्या बताना चाहेंगे कि क्योंकि ये वायरल का सीजन भी चल रहा है? ये वायरल का सीजन भी चल रहा है, चूंकि ये पैंडेमिक है, इस समय पैंडेमिक है, तो इस समय हर जुकाम, हर खांसी, हर बुखार को, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस तो है ही, ठीक है, लेकिन टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन ये बहुत दुखद समाचार है, दुखद की बात है कि बहुत से पेशेंट्स को हम लोग डॉक्टर कम्युनिटी टेस्ट के लिए बोल रही है, जहां पे रिकमेंडेड है, हम एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है टेस्ट नहीं करवाते हैं, अपनी इच्छा से नहीं करवाते हैं कि हम टेस्ट नहीं करवाएंगे। पर टेस्ट करवाना चाहिए, ये मेरे रिकमेंडेशन से हम्बल सबमिशन है कि जिस जिस लोगों को जरूरत है, स्टेट बोल रही है या मेडिकल कम्युनिटी बोल रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं, उनको टेस्ट करवाना चाहिए। कि उसमें केवल उनकी अपनी सेफ्टी नहीं है, कम्युनिटी की सेफ्टी भी है। सर, कोरोना की दूसरी लहर सबने देखी, क्या तबाही मचाई थी उसने। इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या आम लोग हो, या नेता, फिल्मी जगत से जुड़े लोग हैं, सबको ओमिक्रॉन अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये रही है कि दूसरी लहर जैसी घातक बीमारी ये अभी तक देखने को नहीं मिली है। क्या ये वैसा कुछ घातक हो सकता है जैसा दूसरी लहर में हुआ था? दूसरी लहर तरुण जी बहुत दुखद थी, बहुत दुखद थी। हमने अपने परिवार में, अपने मित्रों में, कुछ हमारे सेलिब्रिटीज में, अच्छे अच्छे राजनेताओं को हमने खो दिया, और ये बहुत दुखद बात थी। और ऐसी उम्मीद की जा रही है, ऐसी संभावना है कि थर्ड वेव का जो वायरस है बहुत ही माइल्ड वायरस है। तो रिकमेंडेशंस पहले आई थी कि ठीक है ये माइल्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लापरवाही करनी है, हमें ध्यान रखना है अपना डेफिनेटली। और ऐसी भी एक रिकमेंडेशन आई है, डिफरेंट रिसर्च है, डिफरेंट, मैंने पहले भी कहा है कि हम इस वायरस के बारे में, हमारे पास बहुत ज्ञान, मेडिकल कम्युनिटी के पास इतना ज्ञान नहीं है, समय बहुत कम है। 2 साल में जितना हम सीख पाए हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल ये वायरस घातक नहीं है। लेकिन सेकेंड वेव में डेल्टा वायरस आया था, ये वायरस लगातार म्यूटेट कर रहा है। अभी तक 53 म्यूटेशन इसके आ चुके हैं, 53 म्यूटेशन आ चुके हैं। पर हो सकता है अगला कुछ म्यूटेशन ऐसा हो जाए कि जो घातक हो जाए, या पहले से कुछ डेल्टा वेव भी डेल्टा स्ट्रेन भी परसिस्ट कर रही है। डेल्टा स्ट्रेन और ये वाली स्ट्रेन जो अभी इस समय चल रही है ओमिक्रॉन, अगर आपस में मिल जाते हैं, ओमिक्रॉन के बारे में खास बात क्या है, कितना घातक नहीं है, नुकसान नहीं करता, मोर्टेलिटी कम है, लेकिन फैलता बहुत जल्दी है। तकरीबन इसकी जो फैलने की जो रफ्तार है, तकरीबन डेल्टा के कंपैरिजन में 5 गुना है, 5 टाइम्स है। अगर वो एक दिन में एक पेशेंट से 100 केस बनेंगे, तो इसमें एक दिन में 500 केस बनेंगे, तो स्प्रेडिबिलिटी ज्यादा है। और वो जो डेल्टा वायरस था वो घातक बहुत था, खतरनाक बहुत था। अगर आप देखिए, अगर डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन वायरस दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो उसकी स्प्रेडिबिलिटी भी ज्यादा होगी, जल्दी फैलेगा और घातक रहेगा, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि फैले ना पाए, पूरी प्रिकॉशन लेनी है। हालांकि एक रिसर्च ये भी कह रही है कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, बेसिकली हमारे लिए हो सकता है ये ब्लेसिंग की तरह आया हो सकता है इसके बाद ये पैंडेमिक खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए पूरे ग्लोब से। लेकिन इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है, ये फ्यूचर किस तरफ ले जाएगा ये कहना मुश्किल है। पाटिल सर,
आप क्योंकि काफी सीनियर डॉक्टर हैं, आपसे एक बात भी मैं पूछना चाहूंगा, आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है? क्योंकि जो मौत के आंकड़े हैं, अगर ओमिक्रॉन घातक नहीं है, लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी की बात कर लीजिए, 10 हुए, 12 हुए, 15 लोग, 18 लोग, मतलब मौत प्रतिदिन होती जा रही है। अगर ये घातक नहीं है तो ये मौतें क्यों हो रही हैं? मौत, आप इसमें ये देखिए कि मौतें ज्यादातर कहाँ पे हो रही हैं, इसका कौन सी ग्रुप ऑफ पेशेंट में हो रही है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, ज्यादातर हम डेथ देख रहे हैं उन लोगों में जिनमें पहले से कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई है, या कोई हार्ट की समस्या है, या पहले से कैंसर है, प्री मॉर्बिडिटी पहले से ही है, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो चुका है, या एज 60 से ऊपर है। तो ये सब प्रीडिस्पोज करते हैं डेथ के लिए और बीमारी को और लंबा करने के लिए। तो खास तौर से इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा इस पर्टिकुलर ग्रुप को, जिनकी ऑलरेडी पहले से बीमारी है, उनको प्रायोरिटी बेस पे बूस्टर डोज लगाई जा रही है ताकि उनको इन्फेक्शन ना होने पाए। सरकार लॉकडाउन लगा दिया, आपने जिक्र भी किया, लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू, ये कितना कारगर साबित होंगे? क्या ये कारगर हैं, या फिर क्योंकि आप हफ्ते में 5 दिन खुले हो, 2 दिन का कर्फ्यू लग गया या वीकेंड लॉकडाउन लग गया, ये कितना कारगर है? आपको क्या लगता है? ये जहां तक लॉकडाउन की बात है, हमारा बेसिकली पैंडेमिक में, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर थोड़ा इतिहास की ओर जाते हैं, आज से 100 साल पहले एक पैंडेमिक आया था, स्पेनिश फ्लू, है ना, आप नाम सुना, 1918 की बात है, जो कि 1922 में खत्म हुआ था जाके। और उस समय सोशल मीडिया, मोबाइल इतने था ही नहीं, सब कुछ है, आपस में कम्युनिकेशन का कुछ मीडिया था नहीं उस समय जब पहली बार सरकार ने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन खोला, उसके बाद तो पब्लिक इन जनरल बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और लोगों ने सेलिब्रेट किया लॉकडाउन खुलने के बाद, और करोड़ों की संख्या में मृत्यु हुई थी। तो हमें उस इतिहास से कुछ सीखना है कि इस बार हम ऐसा ना करें, हमें पूरी प्रिकॉशंस लेनी है, ध्यान रखना है इस चीज का, और जहां जहां गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन और सेल्फ लॉकडाउन की डेफिनेटली हमें आवश्यकता है, एसएमएस को फॉलो करना है। काम तो हमें करना ही, हमने पहली वेव में देखा था, पहली वेव में क्या देखा कि इकोनॉमी डाउन हुई और मोर्टेलिटी भी हुई। सेकंड वेव में मोर्टेलिटी और बढ़ गई, बहुत सी समस्याएं आई, बेड्स की समस्या आई, ऑक्सीजन नहीं थी, मृत्यु हो रही थी, बीमारियां बढ़ रही थी। अब लॉन्ग कोविड भी है, जिसको कोविड हुआ उसको और समस्याएं बढ़ गई, फेफड़ों की दिक्कत आ गई, सांस लेने की दिक्कत हो गई, और ये सब कॉम्प्लिकेशंस अब थर्ड वेव में हम नहीं देख रहे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि बीमारी और आगे ना फैले। जो चीज हमने सेकंड वेव में जो मंजर हमने देखा है, हम नहीं चाहते कि थर्ड वेव में ऐसा हो। मेरी आपके माध्यम से अपील है जनता को, सबको, कि हमें पूरा विशेष ध्यान रखें, और मास्क का इस्तेमाल करना, प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इस समय मास्क के बारे में एक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगा इस समय में, अगर हम सर्जिकल मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 घंटे बाद उसको हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसको रिपीट नहीं करना है। कपड़े वाला मास्क इतना कारगर नहीं है, और N95 मास्क जो है वो बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है जो पेशेंट से डील कर रहे हैं। प्रॉपर मास्किंग, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, अपने हाथों का ध्यान, धोते रहे हाथ को साबुन से, सैनिटाइज करते रहे, जो प्रिकॉशन हम लेते आ रहे हैं वो लेते रहें। और पहली वेव में और सेकंड वेव देखा तो हमने गोले बनाए गए थे बैंक्स के सामने भी, आपने देखा होगा। इस समय थोड़ा क्राउडिंग की दिक्कत आ रही है, बहुत दुखद बात है कि हमने देखा पिछले कुछ जो लॉकडाउन हो रहे हैं, लोग तो छुट्टियों की तरह मना रहे हैं, हिल स्टेशन जा रहे हैं, क्राउडिंग हो रही है, मिल रहे हैं, अभी स्नोफॉल चल रही है। तो पीछे मेरा मन बहुत दुखी हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ था कि बहुत स्नोफॉल हो रही है शिमला में और क्राउडिंग हो रही है, कि मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस माध्यम से मेरी अपील है जनता को, सबको अपील है कि इस तरह की हरकत नहीं करें। अगर हमें कंट्रोल में करना है बीमारी को, तो हमें अपनी इकोनॉमी भी खराब नहीं करनी, काम भी करना है। जैसे मैं वो क्लिनिक जाता हूँ, काम भी हमें करना ही है अपना, लेकिन एहतियात के साथ अपने काम को करें। एक चीज डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे जैसे बीमारी बढ़ी है वैसे वैसे सोशल मीडिया या फिर जगह जगह देखा गया है दवाइयों को लेकर, खासकर कि कोरोना का इलाज है, ये दवाई खाइए, कोरोना आपको छुएगा नहीं, इस तरह के प्रचार किए जाते हैं। क्या इसकी दवाइयां वाकई में ही आ गई हैं या फिर खाली प्रचार है, दुष्प्रचार है? आप बता सके, कुछ बेहतर बता पाएंगे आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसी चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें बीमारी से बचना है। हालांकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। हम जो स्पेसिफिकली कह पाए, हमने देखा होगा कि फर्स्ट वेव में बहुत सी दवाइयों का इस्तेमाल किया गया, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, फिर उसके बाद रेमडेसिविर का भी इस्तेमाल आया, सेकंड वेव में स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल किया गया, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट आ गए, फंगल इन्फेक्शन हो गए।
तो एंटीवायरल ड्रग्स का भी कुछ स्पेसिफिक रोल हमें देखने को नहीं मिला। अभी लेटेस्ट कुछ रिकमेंडेशन आई है, एक नया एंटीवायरल आया है मोलनुपिराविर, और बेसिकली इस पर भी अभी हमें क्लियर कट पता नहीं है कि ये कितना कारगर साबित होगा। लेकिन आईसीएमआर ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, ये इसका मिसयूज मोस्टली होता क्या है कि मे बी कुछ फार्मा लॉबी की बात है या अज्ञानता की बात है। लोग अपने आप, हमारे हिंदुस्तान में केमिस्ट काउंटर पे दवाइयां मिल जाती हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, जो कि नहीं मिलनी चाहिए, और लोग अपने आप जाके दवाई परचेज करते हैं और खा लेते हैं। इस तरह से फर्स्ट वेव सेकंड वेव में क्लोरोक्विन का इस्तेमाल हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, इस्तेमाल भी किया गया। तो मोलनुपिराविर कई तरह की दवाइयों का विज्ञापन हमने देखा है, कई तरह का कि आप ये दवाई लीजिए कोरोना को भगाए, मतलब इस तरह का ये प्रचार है। जी बिल्कुल, ये प्रचार है, और एक आप जानते हैं मिसयूज हुआ है इसमें। हालांकि कोई दौरा नहीं है कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा होना चाहिए। इम्यून बूस्टर्स जो है, जैसे विटामिन सी की मात्रा में लें, अच्छा आहार लें, और पैनिक क्रिएट नहीं करें, स्ट्रेस क्रिएट नहीं करें। स्ट्रेस, ये देखा गया है, साइंस ने देखा है, मेडिकल रिसर्च ने देखा है कि जब हम स्ट्रेस पैदा करते हैं अपने दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा, तो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी के लेवल से वो कम हो जाते हैं। हमने बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, अपने आप को टेंशन फ्री रखना है, और इतना स्ट्रेस क्रिएट नहीं करनी है, सारी प्रिकॉशंस लेनी है, अपना काम करते रहें। और इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात करें तो हमें अच्छा आहार ग्रहण करना है, फ्रूट्स खाने हैं, ताकि शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, और विटामिन सी मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन इस चीज का मिस यूज भी हो रहा है, कमर्शलाइज भी हो रहा है, बहुत सी फार्मा लॉबीज आ जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है। तो इस चीज को हमें रोकना है, डेफिनेटली रोकना चाहिए, और लोगों को इस तरह के संकट में नहीं पड़ना चाहिए। और बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। अगर आपने कोई दवाई खानी है तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना लें। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने जिक्र किया कि लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन लेते हैं, क्योंकि दूसरी लहर की जो तस्वीरें आई या जो हमने अपने लोग खो दिए, कहीं ना कहीं उसका खौफ अभी तक है। लोगों में डर का एक माहौल है, पैनिक क्रिएट हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं। आप एज ए डॉक्टर, और क्योंकि आपका अनुभव भी बहुत ज्यादा है, आप क्या कुछ लोगों को सलाह देना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि पैनिक क्रिएट ना करे, टेंशन ना ले, या फिर कोई एक्सरसाइज बताएंगे जिससे टेंशन दूर रहे? टेंशन से, टेंशन मुक्त रहने के लिए यह जरूरी है कि आप जहां तक हो पाए, संभव हो, 24 घंटे इसकी न्यूज मत देखें। कोविड के बारे में न्यूज चैनल्स पे 24 घंटे में इसमें अपने आप को इन्वॉल्व मत करें। ठीक है, दिन में एक बार देख लिया, ओके, लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। उसके अलावा सेकंड, आप अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं। कोई पुस्तक पढ़ना आजकल की जनरेशन ने बंद कर दिया बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपके कुछ शौक है, कुछ पैशन है, आप उसे घर बैठे पूरा कर सकते हैं। अपने काम के अलावा बाकी समय आप इन कामों में व्यतीत कर सकते हैं। आप बहुत दिन हो गए, हो सकता है कुछ ही अपने मित्र से बात ना की हो, किसी आपसे रिलेटिव से बात ना की हो, वो भी परेशान है क्योंकि अकेले बैठे हैं, उनसे बात करिए आप। और घर बैठे कुछ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग में मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी आप म्यूजिक सुन सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा, जो अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं डेफिनेटली। और डी स्ट्रेस करने के अलावा प्रॉपर नींद का लेना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 7 घंटे की प्रॉपर नींद भी होनी चाहिए। ये नींद का और स्ट्रेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये दोनों चीजें मिलकर इम्यूनिटी कम करती है बॉडी की। इस समय जरूरी है, आज हमारे पास 53 बारी म्यूटेशन वायरस का हो चुका है, आने वाले समय में ना जाने कितने म्यूटेशन और आएंगे। हो सकता है ओमिक्रॉन डेल्टा मिल जाए और डेलिक्रॉन बन जाए, ठीक है, वो चीज चलती रहेगी। लेकिन हमें अपने आप को आइसोलेट रखना है जहां तक हो सके, दिल से दिल मिला के रखना है, पर फिजिकल दूरी रखनी है, एक दूसरे के साथ बात करनी है। किसी को कोई डिप्रेस है उससे बात करें। एज ए डॉक्टर मैं अपने आप बात करता हूँ, मैं एज ए प्रिंसिपल जब भी ये पैंडेमिक आया था, तब भी मैंने चारों तरफ जो मेरे संबंधी जिनको मैं जानता हूँ उन पर फोन आ भी रहे थे, फोन कर भी रहा था। जहां तक संभव था सबसे मैं हेल्प, बात करने से समस्या हल हो जाती है। जब बात करते हैं किसी को, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हम अच्छे पर्पस के लिए करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए। अगर आप भी तनाव मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की इस सलाह पर अमल जरूर करें, और हम उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द इस बीमारी से पूरा हिंदुस्तान मुक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।